हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए लेकर आई हूँ सेट नंबर 4 फॉर योर साइंस सेक्शन, जहां मैं आपको कराऊंगी अप टू योर एग्जाम टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। तो हम अभी तक 3 सेट में आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ विद 20 क्वेश्चंस इन ईच सेट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं, आपका फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और आज के नए 20 क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, मींस 2024 पेपर जो दिसंबर में नेक्स्ट ईयर आरएमएस का एग्जाम होगा और 25 में आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, तो आप हमारा हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप कॉल पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही अगर आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं, तो आप हॉस्टल में आके एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट देके अपनी कैपेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। और इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च 2024 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप 7088827111 पर कॉल करके किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हॉस्टल बैच कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, क्या क्लास टाइमिंग्स हैं, कितना अमाउंट पे करना होगा अपनी सीट बुक कराने के लिए। तो आप कॉल करके इस नंबर पर सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Question number 1 from the first chapter, crop production and management. Name the traditional method which is used for irrigation. Irrigation क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई भी क्रॉप लगाते हो तो आप उसमें क्या करते हो? आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आपको एक प्रॉपर समय अंतराल पर अपनी क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या करते हैं? पानी देते हैं अपनी क्रॉप को। तो उसी को ही हम कहते हैं क्या? इरिगेशन। तो सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे रेन होती है नेचुरल, इसी तरह वेरियस मेथड से पानी प्रोवाइड करते हो। अब इसमें से पूछा गया है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, मींस जो हम यहाँ पर प्राचीन समय से ही यूज कर रहे हैं। अगर हम प्राचीन समय से बात करें, पुराने समय से जो मेथड यूज होते आ रहे हैं, मॉडर्न मतलब जो लेटेस्ट टेक्निक है, पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, ढेकली या ऑल आर अबव। तो बच्चों ये सारे वो सिस्टम है जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो हम कुछ इस मेथड यूज करते थे जिसमें मैन पावर लगती थी, और वो यही मेथड है। तो ऑल ऑफ आवर करेक्ट। आई होप आपका भी ठीक होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 20 में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए, 1 मार्क लेके मुझे बताएंगे कि आपका 20 में से कितना स्कोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द माइक्रोब इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल आर कोल्ड। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल आप जानते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जिसे प्लांट और कोई भी एनिमल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारी सॉइल में कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसके ट्रिपल बॉन्ड को जो ब्रेक करके वेरियस नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपोनेंट में बदलते हैं, जिसे फिर हमारे जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट से फिर वो एनिमल को मिल जाता है। इसी तरह वापस से कुछ डिकम्पोजर होते हैं जो इसे अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाता है। इसी तरह लाइटनिंग होता है, जब थंडर होता है तब भी ये प्रोसेस होता है। तो ये साइकिल कहलाती है नाइट्रोजन साइकिल। तो इसी तरह हमारा जो 78% नाइट्रोजन है वो यूजअप भी होता रहता है और एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो जो माइक्रोब नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनियम फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रेट फिक्सर या ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। वो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो राइजोबियम हो गया एक आपका, एक एजेटोबैक्टर होता है। राइजोबियम आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, एजेटोबैक्टर आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। इसी तरह आपके दो फंगस होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनाज, जो डिकम्पोजर्स हैं, वापस से क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं इसको नाइट्रोजन में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं।
द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन, यहाँ पे आपसे ईयर पूछा गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहली एंटीबायोटिक कौन सी है। तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, हमारी पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक होती क्या है, एंटीबायोटिक आर द सब्सटेंसेस दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, जो जर्म्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, तो बैक्टीरिया को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इसी तरह तो सबसे पहली जो हमारी एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये कब किया था, इन 1929। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन, इसके बाद हमारी बहुत सारी आ गई, रेथ्रोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, तो ये सब भी डिस्कवर हुई है, लेकिन इसका आंसर है करेक्ट सी। राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, अभी मैंने बताया आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सर, जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जो है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो किसकी रूट नोड्यूल में पाया जाता है, तो बेसिकली जो आपके कौन से प्लांट होते हैं, जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए, ये उसमें एसोसिएशन में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, किस प्लांट में, रूट नोड्यूल्स बनाकर। तो ये यहाँ पर क्या करता है, इसको जो है रहने के लिए शेल्टर मिल जाता है, और ये जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करके किसको, प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये कौन से प्लांट में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि आपके दालहनी पौधे होते हैं, पल्सेस जो होती है, ग्राम, बीन्स, इन सब की रूट्स में ये रूट नोड्यूल में रहता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट इसका करेक्ट आंसर है। और राइजोबियम फिर आपका क्या हो गया, ये फ्री लिविंग नहीं हो, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद लेग्यूमिनस प्लांट, तो आपको बताना है राइजोबियम। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर चार साइंटिस्ट के नेम है और ये उनकी डिस्कवरी है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है किसकी कौन सी डिस्कवरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपको चूज करना है, लुइस पास्चर ने क्या किया है, एडवर्ड जेनर, किसके लिए क्रेडिट को जाता है इनको, रॉबर्ट कोच का मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा हो, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो अभी हमने डिस्कस ही किया है, तो आई होप आपने ये तो मार्क कर लिया होगा। रॉबर्ट कोच को अगर मैं प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग देखूं तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की खोज की है, जो कैटल में एंथ्रेक्स की डिजीज कोज करते हैं। लुइस पास्चर का पास्चराइजेशन भी है और फर्मेंटेशन भी है। साथ ही आपका एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, और वो सबसे पहली वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। ए का यहाँ पर 2 है, बी का यहाँ पर 4 है, तो ए का 2, बी का 4 यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और सी का 1 और डी का 3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 3 नंबर वाला। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में ना रहकर, ऑनलाइन तरीके से अपने घर पर ही रहकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in। अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वेरियस कोर्सेज आर देयर, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक का प्रॉपर कंटेंट है वीडियो फॉर्म में। साथ ही आप वीडियो के साथ अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आप कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पर आपको लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन के बेस पर होते हैं। इसी तरह प्रीवियस ईयर के पेपर है, कुछ मॉक टेस्ट है सैंपल पेपर की फॉर्म में, तो आप यहाँ पर इन्हें कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेबसाइट को विजिट कर ले, वहां लॉग इन करें, या आप गूगल प्ले स्टोर से ज्योमेट्री स्कूल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे कोर्सेज के प्राइसेस मिल जाएंगे, कौन सा वीडियो कोर्स है, कौन सा लाइव क्लास के साथ कितने का पड़ेगा। और इससे पहले, परचेज करने से पहले, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो बुक करने पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीचर्स लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, तब आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर पहले भी बताया है, 7088827111, इस नंबर पर आप कॉल करें और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ऐप से आप ये स्टडी किट परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें एक्स वाई जेड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स को हम स्टोर करते हैं केरोसिन में, तो एक्स आपका यहाँ पर क्या हुआ आपको बताना है, वो कौन सा सब्सटेंस या मेटल या नॉन मेटल है जिसको केरोसिन में डिप किया जाता है। वाई को अगर एयर के प्रेजेंस में ला दें तो वो क्या कर जाता है, फायर कैच कर लेता है, इसलिए उसे वाटर में रखा जाता है। जेड जो है वाटर के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डिप किया जाता है। तो एक्स आपका हो गया यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम। तो सोडियम ही दिया हुआ है एक्स के लिए, पोटेशियम तो है नहीं, तो अभी तक तो हमारा लग रहा है कि एक्स ये होगा। वाई कैच कर लेता है फायर ऑन एक्सपोजर, इसलिए हम इसे वाटर में रखते हैं। तो बेसिकली जो आपका वाटर में रखा जाता है वो आपका नॉन मेटल है, और वो कौन सा नॉन मेटल है, फोस्फोरस, जिसको प्योर फॉर्म को वाटर में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि नॉन मेटल आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बी वाई हो गया आपका फोस्फोरस। जेड अगर हम आपका आयरन माने तो आपको पता है आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं, और इसे ही कॉमन लैंग्वेज में रस्ट या कोरोजन भी कहा जाता है, जो रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाता है। तो जेड हो गया आपका Fe। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, फॉस्फोरस स्टोर्ड अंडर वाटर, आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, बेसिकली आपके सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जिन्हें हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं, तो लेकिन रेयन जो है वो मैनमेड फाइबर की कैटेगरी में नहीं आता, वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसका सिल्क जैसा अपीयरेंस है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट फाइबर्स कैन बी वोवन लाइक दोस नेचुरल फाइबर या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने वुड पल्प, पेड़ों की, प्लांट की, लिविंग पार्ट की लुगदी तैयार करके इसे बनाया है, जो कि आपका आर्टिफिशियल सिल्क की तरह लगता है, तो इसे नेचुरली ऑब्टेन्ड हम मानते हैं। तो ये क्योंकि प्लांट से ऑब्टेन्ड कर रहे हो आप इसे, तो रेयन को एक नेचुरल फाइबर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सिल्क जैसा लगता है, लेकिन हम इसे पल्प से ऑब्टेन्ड करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज अ मिक्सचर ऑफ टू फाइबर, वो कौन सा इनमें से मटेरियल है जो टू फाइबर्स को एक जगह मिलाकर यहाँ पर तैयार किया गया है? पॉलीस्टर, जूट, पॉलीवूल या नायलॉन। तो बेसिकली जैसे आपके पॉलीस्टर होते हैं, जब इन्हें किसी भी कपड़े के साथ मिक्स किया जाता है तो एक नया ही वैरायटी आपको मिलती है, जैसे कि पॉलीकॉट। इसी तरह पॉलीस्टर को अगर आप पॉलीवूल के साथ मिलाएंगे तो पॉलीवूल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से दो फाइबर है जो मिक्सचर है, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज, बेसिकली जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन मैंने आपको उसी दिन बताया था कि जो आपकी एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, और उसी के न्यूक्लियस में जब आपका जेनेटिक सीक्वेंस आती है तो राइबोसोम्स के थ्रू आपके प्रोटीन बनते हैं, और एसईआर आपके लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। जितने भी फैट्स हैं लिपिड्स है, तो जो स्मूथ रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपके फैट्स का निर्माण करते हैं, और यही फैट्स फिर सेल की मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आई होप अगर आपने पुरानी वीडियो को ध्यान से देखा हो तो उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स होते हैं उनका काम है फैट्स और लिपिड्स बनाना, और जो राइबोसोम्स वेसिकल्स होती हैं वो बनाती हैं आपका प्रोटीन। तो फैट और लिपिड आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या है, फोस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन है, जो किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से बनी है। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। डैश आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इन्हें हमारे सेल के सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, मींस आत्महत्या की थैली। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वेसिकल हैं, ये जो ऑर्गेनली है, अगर ये बस्ट हो जाती है
तो इसके अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सुसाइडल बैग किसे कहा गया है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स आर द बोल लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन डिग्रेड द एंटायर सेल एज अ फॉरेन मटेरियल। तो जब भी आपकी सेल में कोई फॉरेन मटेरियल आता है, इनका काम होता है बाहर वाले किसी भी मटेरियल को डिग्रेड करना। लेकिन अगर ये लाइसोसोम खुद बस्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अपनी ही सेल को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। A feature of reproduction that is common to amoeba, yeast and spirogyra. Basically amoeba में, yeast में, spirogyra के reproduction में अपना नया organism बनाने में एक चीज common है, वो क्या है? They reproduce asexually, ये सारे ही unicellular हैं। They reproduce only sexually, they are multicellular। तो अगर multicellular देखो तो सब नहीं है क्योंकि amoeba नहीं है। all unicellular देखे तो yeast ही all unicellular नहीं है। और सारों की ही एक है कि जितने भी ये हमारे टाइनी ऑर्गेनिज्म है ये सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? अमीबा बाय बाइनरी फिजन, यीस्ट बाय बड फॉर्मेशन। इस तरीके से इन सब का प्रोसेस है रिप्रोडक्शन करने का। लेकिन वो कैसा है? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मींस जिनमें एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने में। तो asexual is a type of reproduction in which single organism is capable to produce its own kind। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बेसिकली जब कोई किसी भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई लेता है, जैसे कि आपकी वेव्स हो गई है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या कहलाता है? तो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और आपने देखा है साउंड में जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, साउंड का एम्प्लीमेंट उतना ही ज्यादा होगा और साउंड उतनी ही ज्यादा लाउड होगी। साथ ही अगर हम बात करें अपनी मीन पोजीशन से कंटिन्यूअसली जब वेव चलती है तो ये होती है उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये डिसाइड करती है साउंड की फ्रीक्वेंसी को। और इसी की वजह से आपकी साउंड बहुत ज्यादा श्रिल होती है। तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड क्या होगी? उतनी ही लाउड होगी। अगर यहाँ पर आपकी फ्री नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ज्यादा होगे तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जो आपकी साउंड की पिच को बढ़ा देती है, श्रिलनेस को बढ़ा देती है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट अंडर वाटर फ्रॉम अ सबमरीन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। बेसिकली आपकी सबमरीन आपने देखी होगी पनडुब्बी जिसे कहा जाता है, जो कि आपके सी में नीचे तक रहती है। लेकिन इसमें आप नीचे रहते रहते भी ऊपर की चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस इनमें लगा होता है? तो बेसिकली यहाँ पर इनमें इमेज बनी, यहाँ एक मिरर लगा होता है, यहाँ एक मिरर लगा होता है। तो जो यहाँ इमेज बनती है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है और यहाँ पर दिखाई दे जाता है। फिर जो सबमरीन को चला रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है पेरिस्कोप, जो आजकल फेमस हो चुका है आपकी एंडोस्कोपी में भी, जिसमें आपका एक फ्लेक्सिबल सा पाइप होता है जिसमें एक तरफ रिकॉर्डिंग कैमरा लगा होता है और आप इसे अपनी माउथ के थ्रू या विंड पाइप के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है और आपके अंदर के ऑर्गन्स को देख लिया जाता है। तो इसी तरह सबमरीन में एंडोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पेरिस्कोप, जिसमें आपके मिरर लगे होते हैं किस पे 45 डिग्री पर अलाइन किए जाते हैं और जो इमेज यहाँ बनती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से फिर यहाँ भी बनती है। बी इज द करेक्ट आंसर। द वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द। आपने देखा है कि जब बॉयज अपनी पुबर्टी की एज में आते हैं तो उनका नेक का जो ये वाला पोर्शन होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो ग्रोइंग आउटवर्ड हो जाता है और इसी प्रोट्यूडिंग पार्ट को फिर क्या कहा जाता है? लैरिनेक्स, फेरिंक्स, एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स। तो इस प्रोट्यूडिंग पार्ट को, इस वॉइस बॉक्स को आप क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। इसे एडम एप्पल का नाम दिया जाता है। आपने भी देखा भी होगा जो एडल्ट बॉयज होते हैं उनका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा गर्ल्स से बाहर की तरफ होता है। तो जो इनका वॉइस बॉक्स है वो बाहर की तरफ आ जाता है एज अ प्रोट्यूडिंग पार्ट। प्रोट्यूडिंग मतलब जो बाहर की तरफ थोड़ा सा इमर्ज हो जाए, इसे जो है एडम एप्पल कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। आपको ऊपर के स्टेटमेंट से अपना करेक्ट आंसर चूज करना है।
The entire content of the cell is called protoplasm, which is the living substance. स्टेटमेंट 2 कहती है कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो आपके सेल का जितना भी एंटायर लिविंग पार्ट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मींस यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इसी के बीच में सारी ऑर्गेनेलीज आ गई। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पर आपको पता है प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है, और यही आपकी सेल का एंटायर कंटेंट होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। The embryo in human get nutrition from the mother blood with the help of special tissue। जब कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती हैं और उनका जो यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ? यूट्रस की वॉल पर, तो न्यूट्रिशन के लिए एक नया स्पेशल टिश्यू बनता है, एक टेम्परेरी टिश्यू बनता है 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के लिए। जब बेबी इंक्यूबेट हो जाता है, फीमेल के अंदर गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मदर के ब्लड से सारा न्यूट्रिशन मिलता है और उसी स्पेशल टिश्यू को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा, विलाय, यूट्रस या वॉर्म। तो यूट्रस और वॉर्म तो एक ही वर्ड है। विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। तो बचा क्या आपका? प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए। तो मदर के उसमें एक स्पेशल टिश्यू तैयार होता है जिससे बेबी के यूम्बिशियल कॉर्ड अटैच हो जाती है और बेबी से वो मदर से के ब्लड से सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल? इनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका अगर एनवायरमेंट में है तो बिल्कुल इनएक्टिव है, लेकिन अगर वो किसी होस्ट सेल, चाहे वो होस्ट सेल उसके लिए प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो तभी एक्टिव हो जाता है और क्या करता है? कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, इसी तरीके से। तो जो आपके यहाँ पर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होते ही एक्टिव हो जाते हैं वो होते हैं आपके वायरसेस। तो बेसिकली जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं? होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। अगर आपने प्लेसेंटा वाले क्वेश्चन को अच्छे से सुना होगा तो वहां मैंने अभी बताया था आपको कि मदर के अंदर जो पीरियड चलता है प्रेगनेंसी का, बिल्कुल 9 मंथ का, जब तक मदर प्रेग्नेंट होती है, उनके वॉर्म में होता है बेबी, डिलीवरी से पहले का जो पूरा पीरियड है वो क्या कहलाता है? गेस्टेशन, इंक्यूबेशन, ओवल्यूशन या मैस्टुरेशन पीरियड। तो बेसिकली वो 9 मंथ्स का जो पीरियड है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी के फीडिंग का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर? अभी हमने बच्चों XYZ का एक क्वेश्चन किया था, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक नॉन मेटल होता है जो फायर को कैच कर जाता है जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आता है, इसलिए उसको स्टोर किया जाता है अंडर वाटर। तो वाटर में कौन सा नॉन मेटल रखा जाता है? हम मेटल की बात नहीं कर रहे, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन। तो ये तो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं दोनों। फॉस्फोरस वो नॉन मेटल है जिसको आप क्या करते हैं? रखते हैं अंडर द वाटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं? जो एज अ फ्यूल होते हैं और बर्न हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। तो इनके बारे में हमें एक स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कैच फायर। दे हैव हाई टेम्परेचर दैट्स व्हाई दे कैन कैच फायर इजिली। लो इग्निशन टेम्परेचर कैन catch fire easily, high ignition temperature cannot catch fire easily। बेसिकली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का सबसे पहली बात बता दे तो दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैन कैच फायर। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जो क्या करता है? किसी भी एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपके पास एक पेपर है, अगर आप उसे कैंडल के पास लेके आते हो तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर हम इस पेपर को गीला कर दे तो हमने इसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। जब तक ये पूरा गर्म नहीं हो जाएगा तब तक ये अब जलेगा नहीं, जब तक सूखेगा नहीं। तो यहाँ पर इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसी तरह जो आपका ऑयल होता है, एडिबल ऑयल जो होते हैं, आप उन्हें पैन में डालते हो, वो पैन में डलते ही आग नहीं पकड़ते। जब आप उनके नीचे से उनका टेम्परेचर आप रख
रखकर भूल जाते हो अपने पैन को, जैसे आपका रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और आप पैन को रखकर भूल गए, तो वहां पर स्लोली स्लोली वो गर्म होके फिर उसमें आग लग जाती है, तो इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है, उसको और ज्यादा टेम्परेचर की नीड है। तो बेसिकली जो आपके इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है और वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की ये तो बात होती है कि वो फायर कैच करते हैं और उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लोअर होता है। तो इसीलिए ये क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर आप कहेंगे एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर। सब्सटेंस कौन सा, कोई भी आपका फ्यूल है जो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's 20 questions. I hope you liked the video. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएं कि 20 में से आपके आज कितने मार्क्स आए हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि एग्जाम टाइम तक यूट्यूब से हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय।